जय हिंद। विद्यार्थियों, हम लोग आज 20वां सेट करने जा रहे हैं। एक एक करके 20 सेट आज हो जाएंगे। 20 गुणा 25, 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर इन 500 क्वेश्चन कोई लड़का खूब रफ्तार में करना चाहेगा, जैसे अगर इन सारे 500 क्वेश्चन को कोई लड़का खूब रफ्तार में करना जान जाए तो किसी परीक्षा में वो फेल नहीं हो सकता। कटाफ समस्या होती है तो कटाफ खत्म हो जाता है। अब मैं नहीं कह रहा कि मेरिट में आ जाएगा, मेरिट में आने के लिए और बड़े सवाल लगाने पड़ते हैं, लेकिन अभी मैं पहले कुछ दौर की बात कर रहा हूँ कि कम से कम वो फेल नहीं हो सकता। आप करके देख सकते हैं। तो आइए अभ्यास करते हैं अगले सवाल पर। क्या है पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो ये क्या सवाल है। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे। लिखा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 10 क्यूब का बाद वैल्यू दिया है। तो कह रहा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब 20 क्यूब का मान निकालो। जब 2 क्यूब से वैल्यू दे रखी है तो इसमें से हम 2 क्यूब कॉमन ले सकते हैं। देखो ऐसे लिखा है ना, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20। अगर लिखा है तो इसमें से हमको 2 क्यूब कॉमन ले लेना चाहिए। बचेगा क्या? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस डॉट 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 10 क्यूब। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है 3000। तो क्या हम 2 क्यूब का मतलब 8 8 को गुणा 3000 25 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 8 25 40, 4 8 20 पूरा 4 20, 8 24। आपका उत्तर आ गया 24,200। ये रहा आंसर। कितना आसानी से आप इसको समझ गए। खाली इसमें कुछ कॉमन ले ले तो हमारा काम हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो फिर एक सवाल ऐसा ही आया। ये बार बार ऐसा इसलिए आता है कि हर परीक्षा में एक सवाल तो बन ही जा रहा है। लिखा है 5 बटा, तो एक है ही है। पहले इसको हल किया जाए। अब ये हल कर देंगे, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ और एक एक करके फिर तो 5 ऊपर है अपान 7 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3। ये इतना कर। अब अगर हम दूसरा कलर ले लें तो देखो जरा इसको कैसे करेंगे। 3 दूना में 6 और एक 7 बटा 7 बटा 3 3 बटा 7 हो जाता है। 3 बटा 7 यहाँ से यहाँ तक खत्म। आगे बढ़ो। 7 से 28, 28 और 3 31 बटा 7। यहाँ क्या हो जाएगा 7 बटा 31। यहाँ से यहाँ तक खत्म। आगे बढ़ो। 31 का 3 7 के 7 7 के 21 217 7 के 7 7 के 217 217 में 7 मिलाओ 224 224 बटा 21 21 बटा 224 हो जाएगा। 21 यहाँ चला जाएगा और 224 नीचे आ जाएगा। 5 का गुणा कर लेंगे क्या आ जाएगा 5 1 5 5 15 155 बटा 200। ये रहा। अब इसको हमें एक में से घटाना। क्या हम घटा सकते हैं? बहुत आराम से। इसमें इसको घटाना है तो आप किसी से घटा 14 में से 5 घटाओगे 9। यहाँ बचेगा 11 में से 5 घटाओगे 69 अपान 224। नहीं दिख रहा है जी? ये रहा 69 अपान 224 आपका उत्तर आ गया। और ये आपका पहला सवाल। क्या किया गया देख लो। क्रम से इसी तरह से आते जाओ। 3 राउंड 4 राउंड इससे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं बनता है और मौखिक हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है। वे संख्याएं 2 3 के अनुपात में, तो उनका योग बताइए। अगर 2 3 के अनुपात में है तो इनको हम 2x और 3x कहते हैं। इनका लघुत्तम हमारे हिसाब से कितना हो सकता है 6x। 2x और 3x का लघुत्तम 6 और उनका लघुत्तम है 48। बताओ 6x बराबर 48 है तो x बराबर 8 हो जाए। अगर x बराबर 8 हो जाएगा तो इनका योग पूछा गया है। योग होता है 5x। एक x बराबर 8 हुआ है तो 5x बराबर 40 हो जाएगा। यही पूछा गया। कहाँ गया 40? ये रहा। थोड़ा देर अभ्यास करो, सीधे सीधे उत्तर आपके पास पहुंच जाता है। आप देख लीजिए, हम इतना दिनों से लगातार हम एक लेवल पर सवाल कर चुके हुए हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हर तरह के बच्चा इसको बहुत तेजी से लगाने में अभ्यास करे।
ये कोई सिनेमा की तरह टीवी देखने जैसी वो बात नहीं है, काफी कलम लेकर लगाने जैसी बात है। खुद कोशिश करो। इसे कह रहे हैं हल करो, इसका मान क्या होगा। अच्छा बताओ, 3 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर घटाओ, तो 9 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटाओ 25। अब तो इसको इतनी छोटी संख्या है कि आप इसको वह करने की जरूरत नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके बीच में तोड़ा जा सकता है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो 5 4 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मेरा कहना है कि जहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिखा है, एक तरीका तो ये है कि और उसके बाद भी स्क्वायर लिखा है, चलो तो एक तरीका ये है कि 5 स्क्वायर 25 करो और 4 स्क्वायर 16 करो, 25 में से 16 घटाओ 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर 81 करो। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी करो। ए प्लस बी करोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और ए माइनस बी करोगे तो 1 आएगा। क्योंकि ए माइनस बी एक ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ भी एक ही लिया गया है, इसलिए केवल ए प्लस बी ही आपका उत्तर बनेगा। इससे थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या होगा, 6 और 5 है, 6 5 से 11, अब 11 का स्क्वायर करोगे 1, यही इतना जोड़ना है और जोड़ा जाए। 1 और 1 2 और 5 7, 2 12 8 20 और 2 22, 227 आपका उत्तर। ये है आपका उत्तर। बोलो सही है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी। तीनों संख्याओं का औसत 56 है, पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर बताइए। देखो जरा तीनों संख्याएं हम लोग यहाँ लिखते कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। अगर ये x है तो ये 2x है, और कह रहे हैं ये जो पहली संख्या है उस तीसरे की आधी है, मतलब इस वाले की आधी है, तो इसका मतलब इसकी दोगुनी होगी 4x। और फिर कह रहे हैं इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है, अर्थात इन्हें जोड़कर और बटा 3 किया जाए तो 56 आना चाहिए। तो जरा बताओ, 4 1 5 2 7x, 7x बराबर होगा 56 गुणा 3, तो 7 से ये कट जाएगा 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। पूछा क्या गया है, तीसरी संख्या पहली और तीसरी का अंतर बताओ। पहली तो 4x 2x है, और तीसरी तो 4x है, दोनों के बीच में 2x का अंतर है, 1x बराबर 24 आया है। तो बताओ 2x बराबर क्या होना चाहिए 48, और ये रहा आपका आंसर। छोटा सा 11 प्रश्न आपके पास था। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल। लिखा है पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है। पुष्पा की वर्तमान आयु बताइए। पुष्पा की आयु रीता के 2 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी, यानी ये है पुष्पा, ये है पुष्पा, ये है रीता। कह रहे हैं दोनों की आयु में अंतर जो है 2 वर्ष का है, मतलब अगर ये x साल की तो ये x प्लस 2 साल की। हमको कैसे पता चला कि पुष्पा बड़ी है, यहाँ पहली लाइन से पता चल रहा है कि पुष्पा की आयु रीता के 2 साल पहले की आयु से दुगनी है, तो इनकी आयु अगर दुगनी हो तो बड़ी होगी ही होगी। अब जरा बताओ कि जो पुष्पा की आयु है और रीता के 2 साल पहले की आयु से दुगनी है, यानी x प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 की दुगनी है। ये रही, देखो x प्लस 2 की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 की दुगनी है, बस काटो। x प्लस 2 बराबर 2x-4। अगर हम x इधर ले जाएं तो यहाँ x बचेगा, और -4 इधर ले जाएं तो 6 बचेगा। तो रीता जी 6 साल की है और ये 8 साल की है। बताना क्या है, पुष्पा की वर्तमान आयु बताओ। पुष्पा की वर्तमान आयु 8 वर्ष। ये है, देखो एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था और उत्तर सीधे आपके पास। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। छोटा सा कैलकुलेशन आपके सामने लिखा है 1200 का 45% बराबर यक्स का 54%। 1200 का 45% बराबर होता है यक्स का 54%। तो बताओ यक्स का मान क्या हो। आप तो ये पूरा का पूरा 100 कर सकता है, 9 पचे 45, 9 छके 54 हो सकता है, 6 से कट सकते ये 6 दूनी 12 हो सकता है,
और 200 पैसे की 1000 पैसे। यह की वैल्यू क्या हो सकती है? 1000। इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर क्या था? एक्स की वैल्यू निकालना था, 1000 उत्तर आना चाहिए था। कहीं विकल्प में नहीं दिख रहा, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर। बस केवल लिखना था और आ जाना। लिखा, यदि कोई व्यक्ति आपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? विक्रय मूल्य का 20% घाटा हो। अब जानते हो आप कि घाटा हमेशा क्रय मूल्य पर लिया जाता है। अगर विक्रय मूल्य पर उसने कहा है तो इसका मतलब उसको हमें क्रय मूल्य पर लेना है। कैसे किया जाए और दिखाते। यहाँ मैंने लिखा क्रय मूल्य, यहाँ लिखा विक्रय मूल्य और यहाँ लिख दिया हानि। करें विक्रय मूल्य का 20% घाटा हुआ, अर्थात विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो घाटा कंफर्म 20 रुपया हो। तो बताओ क्रय मूल्य क्या हो सकता है? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी 120। क्रय मूल्य क्या है? कह रहे ना, कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। विक्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, अब 100 का 20% घाटा हुआ यानी 20 रुपये घाटा हुआ। इसका मतलब समान था 120 का। अब बताओ एक्चुअल अगर हमको पता करना हो कि कितने परसेंट हानि हुआ है तो हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य होना चाहिए। हानि हुआ है 20 का, गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? 120। तो 20 सबका 120, 2 से और काट दो 50 और ये आ जाएगा 3। 50 बटा 3% ये रहा आपका। आप इसको 16 से ही 2 बटा 3 लिख सकते हो। ठीक है, देख लीजिए चौथा सवाल आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को इस घटे हुए मूल्य पर 10% का भत्ता देता है तो उसका लाभ या हानि क्या हो सकता है? 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लो कोई चीज 100 रुपए का उसके पास है, उसने 10% अधिक अंकित कर दिया और छूट भी दे दिया 10% का, यानी 90 बटा 100 का बेच दिया। तो हुआ क्या होगा बताओ? फाइनली इसके पास आया कितना? केवल 99। 100 का समान था, 99 प्राप्त हुआ, 1% का घटा। तो आप चाहें तो इसे एक्स स्क्वायर अपन 100 फार्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत सी जरूरत है कि नहीं। जब कोई चीज आसानी से आपको क्लियर हो रहा है तो अलग से इसके लिए सूत्र याद करके अपने दिमाग को बनाओ। साधारण ब्याज की दर से 675 रुपया का 4 वर्षों में 835 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दिया जाए तो राशि बताओ। तो सबसे पहले हमको दर ज्ञात करना है। दर बराबर क्या होता है? पहले दर कौन सा? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा 100। ब्याज कितना मिला बताओ? मिश्रधन में से मूलधन घटाओ, ब्याज मिल जाएगा। 7 में से 5 घटाओ 2, 13 में से 7 घटाओ 6, 7 में से 6 घटाओ 1, ब्याज है। तो ब्याज गुणा 100 और बटा मूलधन है 675 और गुणा समय है 4, यही काटना है। चलो 25 से काटना है, 25 100 और 25 से कटेगा 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175। अब 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 और 9 एक के 9, 9 8 72। अब देखो 3 छक्के 18 और 4 4 कर चुका है, 6% दर आया। अब इन्होंने कहा दर 2% घटा दिया, तो 6 में से 2 घटा दोगे 4 बचेगा। तो अब बताओ नया ब्याज क्या मिल पाएगा? कुल मूलधन आपके पास 675 है और दर आपको 4% लगानी है और समय 4 साल का है, तो आपको इतना कुल मिला के ब्याज मिलने जा रहा है। तो जरा काटो इसको, 4 से 25 हो जाएगा और 25 से इसको काटो तो 25 गुना 50, 25 से 175, 27 चौके 108, 108 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अब 675 आपका मूलधन है और 108 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा। कुल मिला के आपको क्या मिल जाएगा? 8 5 13, 7 1 8, 6 7, 783 रुपये आपको मिलने जा रहा है। डी विकल्प आपका सही। आप देख रहे हो कैलकुलेशन है, छोटा मोटा गुणा करना पड़ रहा है, तो ये बहुत आसान सी बात है। इतना कैलकुलेशन आपको जरूर करते रहना चाहिए, नहीं करेंगे धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन धीमी होती चल जाएगी। इससे डेली के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन आपको करते रहना। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक राशि 4 वर्षों में स्वतः की दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पे कितने वर्षों में स्वतः की 8 गुनी हो जाएगी? देखो कोई रुपया एक था, 4 वर्षों में वह 2 रुपया बना, अगले 4 वर्षों में उसका दुगना हुआ, अगले 4 वर्षों में उसका दुगना हुआ, यानी
8 गुना हो चुका है और समय कितना लगा है 12 वर्ष, तो आप कह सकते हो वह धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर? आइए देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये सवाल है कि यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 तो a अनुपात c बताओ। देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम b इधर लेकर आए तो लिख सकते हैं a बटा b बराबर 4/5। ऐसे ही अगर हम c इधर लेकर आए तो लिख सकते हैं b बटा c बराबर 5/2। अब बताओ क्या अगर हम a b c अलग अलग कर दे तो ये है 4/5 और ये है 5/2, तो क्या हम लिख सकते हैं 4:5:2। हमसे पूछा गया a और c का अनुपात, a मतलब 4 है, c मतलब 2 है, 4:2 करेंगे तो क्या ये 2:1 बन जाएगा। ये रहा विकल्प। कितना समय लग रहा, कुल 10 से 12 सेकंड का मामला है। जब आप इसको लगाएंगे तो ऐसे सभी सवालों को आप 10 से 12 सेकंड के अंतराल पर चेक कर लेंगे तो उससे आपको रफ्तार मिल जाएगा। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 के लाभ में सी का हिस्सा बताओ। देखो भैया ये ए है, ये बी है, ये सी। मान लो प्रारंभ में ए ने 1 रुपया लगाई तो 12 महीने इनका पैसा चला। 6 माह बाद बी ने दोगुनी पूंजी लगाई, 6 माह बाद अर्थात 2 रुपया लगाया और उसका पैसा 6 महीने लगा। और कह रहे हैं 8 माह बाद, 8 माह बाद का मतलब इन्होंने 3 गुना लगाई, इसका मतलब 3 रुपया में लगाई और 8 माह बाद लगाई तो 4 महीने इनका पैसा रहेगा। अब यह भी 12 है, यह भी 12 है, यह भी 12 है। इसका मतलब हुआ यह पैसा 1:1 में बढ़ जाएगा, यानी तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अब 27,000 रुपया है, अब 3 लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा तो सी को क्या मिल पाएगा, 9,000 रुपया मिलेगा। देख रहे, इजी है क्वेश्चन, साझा का सवाल है। आइए देखिए इस सवाल में क्या है। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 और डी बीसी का मध्य बिंदु है। चलो चित्र बनाते चलते हैं। कोई एबीसी त्रिभुज है और ये 90 है, यानी डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु और AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस एक्स CD स्क्वायर। एक्स का मान है 4। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, AD स्क्वायर से जोड़ दिया जाए। इसको लिखा है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस एक्स CD स्क्वायर। तो एक्स का मान बताना, हमको CD स्क्वायर करना, ये इसका। अब बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकले, अगर मध्य बिंदु है तो क्या होगा। आप सोचिए कि हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पर बात करें तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम BC स्क्वायर की बात करेंगे तो हम BC की जगह पे 2CD स्क्वायर पे लिख सकते हैं, क्योंकि दुगना है तो ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर, 2CD का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर। हो जाएगा नहीं जाएगा, क्लियर हुआ। अब सोचिए यहाँ तक की बात आ गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज में जाएंगे तो हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं CD, BD और बराबर CD क्योंकि आधे आधे कटा है, तो हम इसको अब लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और बराबर AD स्क्वायर। अब कहीं पर AD स्क्वायर लिखा, अब देखो AB स्क्वायर की वैल्यू को CD स्क्वायर के टर्म में ले जा रहा है। अगर हम यहाँ AB स्क्वायर कर दें तो ये CD स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब बताओ AB स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और रखा जाए। AB स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और प्लस 4CD स्क्वायर। आप समझ सकते हो अगर माइनस CD स्क्वायर और ये 4CD स्क्वायर तो 4CD स्क्वायर में से एक CD स्क्वायर बचेगा तो 3CD स्क्वायर बच जाएगा। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं
हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3CD स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 3CD स्क्वायर। थ्री कहीं लिख रखा है, ये रखा, यानी इस जगह पे हमको क्या लिखना चाहिए? 3CD स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो, केवल पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ तक लाए थे, और यहाँ इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में मैंने ए बी स्क्वायर की वैल्यू के टर्म में ए बी स्क्वायर की वैल्यू लिख दिया, और ये वैल्यू ला के यहाँ रख दिया, और हमारा उत्तर तैयार। ये कभी कभी ऐसा होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रूव करना होता है, जब आप रेखा गणित पढ़ेंगे तो इसमें ये सामान्य बातें हैं, बहुत आसानी से आपके पास पहुंच जाए। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसे 3 घंटे में, तथा ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला कितना देर में कर लेगा? देखो कह रहे ए अकेला 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी मिलकर के उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए प्लस सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। 4 3 2 का लघुत्तम 12 होगा, 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। अब बताओ, अगर ए की क्षमता 3 है, ध्यान से देखना, ए की क्षमता 3 है और ए प्लस सी की क्षमता 6 है, तो पक्का है सी की क्षमता 3 है। और अगर सी की क्षमता 3 है तो फिर ए और बी और सी की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता 1 आ गई, और बी से कहा जाए जाओ तुम अकेले पूरा काम करो, तो पूरे 12 दिन लगे, 12 घंटे लगे। एक बार तो जब कई सारी जानकारी दी जाती है तो क्षमता बहुत आसानी से आपके पास तक पहुंच जाती है। अगला सवाल, दो नल एक हॉल को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाए तो हॉल कितने समय भर जाएगा? 2 नल हैं, ए और बी मान लेता हूँ, 3 घंटे में यानी 4 घंटे में भर सकते हैं, और निकास नल जो है यानी सी मान लिया जाए तो 2 घंटे में खाली कर सकता है। 3 4 2 का लघुत्तम 12 होगा, 2 छक्के 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12। अरे तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो कब भर जाएगा? भैया तीनों खोलेंगे, ये दोनों भरने वाले हैं, इसका मतलब 4 3 7 भर रहा है, और 7 भर रहा है, 6 गिरा दे रहा बाहर, 7 पॉजिटिव हो रहा है और 6 निगेटिव हो रहा है, एक ही तो पॉजिटिव हो रहा है। अगर एक हिसाब से भरा जाएगा तो पूरा 12 भरने में से कितना समय लग जाएगा? 12 घंटे लग जाएंगे। देख रहे, ये है आपका सवाल, इतनी आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की? मतलब ये हुआ कि 7 घंटे में 75 किलोमीटर गया टोटल, यानी टोटल टाइम लगा है 7 घंटे, और टोटल दूरी चला है 75, ये इतना नाम। अब कह रहे हैं कुछ दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चला, और तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चला। आपसे बता दो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मान लो 1 घंटे तक चला हो, फिर प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना देर चलना पड़ेगा? 7 प्लस 10 घंटा, कुछ 7 घंटा था ना, 7 माइनस, तो 7 माइनस 1 घंटा चला, यही चला, और कुल कितना दूर चला है? 75 किलोमीटर गया। तो है कि मैंने मान लिया कि 7 घंटे उसके ऊपर चला। अब हमको नहीं पता है कि 12 की चाल से कितना समय तक चला होगा और 10 की चाल से कितना देर तक चला होगा, तो मैंने मान लिया 12 की चाल से 1 घंटा चला होगा, और 10 की चाल से 7 माइनस 1 चला होगा, क्योंकि टोटल 7 चला है, और कुल मिलाकर दूरी का बच गया 75। यहीं से अभी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया 12 x, ये हुआ 10 सत्ते 70 माइनस 10 x बराबर 75। अब 12 x में से 10 x गया 2 x, और ये 70 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 5 बटा 2 यानी 2.5। सवाल है कि 12 किलोमीटर दर से कितना दूरी तय किया? भैया 12 की चाल से वो 2.5 घंटे चला है, बताओ 12 की चाल से वो 2.5 घंटा चला है, कितना दूर गया होगा? 30 किलोमीटर गया होगा, बस कितना गया होगा? 30 किलोमीटर गया। तो जो जो कहता गया सवाल में वही वही करते गए, अलग से आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हर सवाल अपने आप में ऑटो सॉल्व होता है, बस कुछ लगाना नहीं होता। देखिए सवाल,
150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 घंटा है तो दूसरी की रफ्तार बता दो। ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है, 150 मीटर लंबी है, ये 100 मीटर लंबी है। इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल नहीं पता है, यह किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये पार करेंगे 10 सेकंड में। बस इतना तो बहुत है। जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो कुल 250 चलना पड़ेगा, और 30 साल से यह प्लस 30 की चाल से चलना पड़ेगा, और गुणा 5/18 आपको करना होगा, और समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड का टाइम लगेगा। क्या इससे हमको यक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है? बिल्कुल आराम से। ये जीरो में काट सकता हूँ, और 5/25 कर सकता हूँ, 18/90 हो जाएगा। यक्स प्लस 30 बराबर 90 हो सकता है, तो बताओ यक्स बराबर 60 हो जाए। लिखा है, जी हाँ। उस वाली गाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ी आसानी से आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल। लिखा है कि साइज 30 मीटर गुणा 20 मीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र के कोने में एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। इस क्षेत्र में जो घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल बताइए। इसको लगता है सवाल रिपीट हो गया है। देखो, ये 30 मीटर है और ये 20 मीटर है। आपने गाय यहाँ बांध दिया, 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा, इतने दूर का घास वो चर लेगा, 14 है। अब ये 90 डिग्री, आप जानते हो 90 डिग्री माने क्या होता है, एक वृत्त का चौथाई हिस्सा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। वही मैं कर रहा हूँ, 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 14 गुना 14, ये इतना करना। तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154, 154 मीटर स्क्वायर का घास चर सकती है गाय। ये रहा आपका उत्तर। लगाने का तरीका आपके सामने है। आइए देखते अगला प्रश्न। धातु की एक पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है और उसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है और धातु का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो पाइप का भार किलोग्राम में बताइए। ये अच्छा सवाल है। देखो कैसे लगाना है। पहले पाइप देखिए, 1 सेंटीमीटर मोटा पाइप है। इसको लगाने की, देखिए ये पाइप दिख रही है, मोटी सी पाइप है। एक तरफ से अगर देखा जाए ऊपर से, तो पाइप कुछ ऐसे दिखेगी। बस, अब इन्होंने कहा कि बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कैपिटल आर कितना हो जाएगी, 4, और स्मॉल आर कितनी हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर धातु की मोटाई है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, आर बराबर 3। अब हमें आयतन बताना है धातु का। धातु का आयतन कैसे निकलेगा, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो हमें करना होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या हम इसमें से पाई एस कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको ए प्लस बी ए माइनस बी किया जा सकता है। एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ, एक ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और एक ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऐसा कर दिया। अब सीधे सीधे वैल्यू रखिए, सीधे उत्तर आ जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है भैया, 21 सेंटीमीटर लंबी है। तो पाई मतलब 22/7 होता है। यह की जगह पे आप 21 लिखेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करेंगे तो 4×3=7 हो जाएगा, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका घन सेंटीमीटर उत्तर आ गया। अब इन्होंने कहा 1 ग्राम जो होता है, 1 घन सेंटीमीटर 8 ग्राम का होता है, तो अगर इसमें हम 8 का गुणा कर दें तो ग्राम में बदल गया। अब मुझे केजी में जवाब देना है, तो किलोग्राम लिखा हुआ, केजी में जवाब देना है तो बटा 1000 करना पड़ेगा। ये रहा 1000। यही इतना काटना है, आपका उत्तर आ गया। आओ काटते। तो 7×3=21 हो गया, बाकी गुड़े गुड़ा करना है भाई। देखो 22×3=66, 66 गुड़ा 7 गुड़ा ऐसे कर लो, 22×22=154, 154 गुड़ा 3, 154 गुड़ा 3 गुड़ा 8, और बटा 1000। एक बार गुड़ा और करिए, क्या हो जाएगा, 3×2=12, एक 15×3=45=46, और इसके भी गुड़ा 8 करना है। 8×2=16, एक 8×4=48=49, 4,
832 50 36 और 1000 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 3.696 कहीं दिख रहा, ये रहा, कितना हो जाएगा 3.696 किलोग्राम इस पाइप का भार आ जाएगा। क्या मजेदार सवाल है, मतलब पाइप कौन है, कहाँ दिख रही है, लेकिन जाकर तौल के देखो यही भार आएगा, एग्जैक्टली आएगा। इसे कहते हैं मैथमेटिक्स, यानी जो चीजें आप एकदम अबूझ रहे गणित में डाल दो उसका उत्तर बन जाता है। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उसी राशि से रुपया 28 है, लेकिन जो उसे 8% हानि पर बेचने पर मिलती है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो भाई, ऐसे एक लाइन कीजिए, यहाँ पर बेच रहे हैं तो 8% का घाटा हो रहा है और यहाँ बेच रहे हैं 8% का लाभ हो रहा है, इसके बीच में रुपया कितना हो रहा है 28। तो अगर हम देखें तो 8 + 8 16% का गैप दिख रहा है और यहाँ 28 रुपये गैप दिख रहा है, यानी किसी संख्या का 16% बराबर 28 है, वह कौन सी? 4 चौके 16, ये हो गया 25 और 7 7 28, और ये 25 वहाँ जाएगा, x बराबर क्या हो गया 175। तो निश्चित रूप से वह वस्तु कितने की थी 175 रुपए की थी। आइए देखते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, रहीम ने एक टीवी उसके रुचिगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसने 500 रुपया और बचा लिया, तदनुसार रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा। अच्छा मजेदार सवाल है, मान लीजिए वह टीवी कुल 100 या की रही होगी और 20% छूट पर खरीदी, कितने खरीदी 80 एक्स का खरीदी होगी। कह रहे हैं अगर वो 25% छूट पर यानी 75 एक्स का खरीदी तो उसके 500 बच जाते, यानी 5 एक्स उसको लाभ मिल जाते, यानी 5 एक्स बराबर होता है 500। तो क्या एक्स बराबर 100 हुआ? अगर एक्स बराबर 100 हुआ तो उसने कहा टीवी कितने में खरीदी 80 एक्स में खरीदी, तो कितने में खरीदी 8000 में खरीदी। देख रहे आप, सावानी का सवाल है, कुछ करना ही नहीं, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे आपके पास उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ किसी व्यक्ति के वेतन का 20% किराए पर खर्च होता है, 7% निर्वाह पर खर्च होता है, 10% LIC यानी बीमा में दिया जाता है, यदि शेष 3000 रुपया बच्चों को शिक्षा पर खर्च होता है तो ठीक है क्या? मान लो वेतन 100 एक्स है, अब उसने उसका 20% यानी 20 एक्स किराए पर दिया, 60 एक्स उसने निर्वाह कर दिया, 10% उसने LIC को दिया और शेष पहले इसको जोड़ लिया जाए, 60 20 80 10 90 एक्स खर्चा हो गया, 90 एक्स खर्चा हो गया, बचा होगा 10 एक्स, और वो कह रहा है कि इसके पास 3000 बचा है, तो क्या हम x बराबर 300 कह सकते हैं? अगर x बराबर 300 हो गया तो पूछा गया वेतन कितना है 100 एक्स है, 100 एक्स में 300 का गुणा कर देंगे 30,000 रुपया। देखिए कितनी आसानी से, अब एक एक्स्ट्रा लगाने में क्या फायदा है कि कोई कह दे शिक्षा पर कितना खर्चा किया, तुरंत उत्तर आ जाएगा 300 ही रख दो। ये सबसे आधुनिक तरीका कह सकते हो आप, इसमें आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और सीधे आपके पास उत्तर मिल जाएगा। लिखा हुआ सोना पानी से 19 गुना तथा तांबा से 9 गुना भारी है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। यहाँ मैंने लिख दिया सोना, यहाँ लिख दिया तांबा, ये कह रहे हैं कि 19 गुना भारी है, ये कह रहे हैं 9 गुना भारी है, और इसे ऐसा मिला दो 15 गुना भारी मिल जाए। 6 15 4 19 4 आएगा भाई, ये 6 आ जाए, 6 4 का काट दो 2 3:2, आपका उत्तर आ गया है। अगर इसे 3:2 में मिला दिया जाए, मेथड ऑफ एलिगेशन लगाया गया है और बहुत आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कितना आसान सा सवाल है ना, तो इजी सा। अगला सवाल आखिरी है आज का, लिखा अरुण ने 38,000 रुपए के निवेश से कारोबार आरंभ किया, 5 महीने बाद 55,000 रुपए पूंजी सहित नकुल उसके साथ शामिल हुआ, वर्ष के अंत में 22,000 रुपया का लाभ हो गया है, अरुण और नकुल के बीच के हिस्सों का में लगभग कितना अंतर है, ये सवाल पूछा। भाई एक बात बताओ, अरुण ने 38,000 रुपया खर्चा लगाया और पूरे 12 माह के लिए, और जो 7 दूसरे आए हैं उन्होंने 55,000 रुपया लगाया, और कितने महीने के 5 महीने बाद आए हैं
इसका मतलब हुआ 7 महीने तक व्यापार में रहेंगे। अब इसी अनुपात में इनका पैसा बचना चाहिए और बांटा गया। 3 जीरो तो ऐसे कट गया। कुछ और छोटा हो सकता है, क्या छोटा हो सकता है, दिख नहीं रहा। 5 और 11 ये कटना वो कटना, चलो गुड़ाई कर लेते हैं। 12 8 96, 9 और 12 3 36 और 9 45 और 7 25 35, 3 7 25 35 3 38, इसी अनुपात में पैसा बचेगा। यानी इसको हम यह चेक कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कुल लाभ कितना हुआ, 22,000 का लाभ हुआ। 22,000 लाभ हुआ, इनके हिस्सों का अंतर लगभग था, लगभग मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं। और देखा जाए 22,000 रुपया टोटल है और इनके बीच का एक्चुअली अंतर कितना, घटाओ 6 में से 5 घटाओ 1, 15 में से 8 घटाओ 7, बस। और बटा अनुपाती योग, इनको जोड़ा जाए 6 5 11, 1 8 5 13 1 14, 1 4 3 7 8, यही आपको काटना। अगर आप इसे काटेंगे तो लगभग में कुछ न कुछ उत्तर बन जाएगा। और चेक कर लेते हैं, एक भागे हो जाए तो अगर हम गुणा करेंगे इसमें कितना गुणा आएगा, 0 0 0, 22 सेकेंड 22 8 से 2, 22 से 54 और 2 156। अब इसको हमें भाग देना है 8 से 41, 6 बार जाएगा, एक बार जाएगा 8 से 41, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 7। अब चलो 8 9 बार, 8 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार चेक करते हैं। 8 बार चेक करेंगे तो 8 से 8, 8 से 32, 3 8 8 64, 3 67, 1 के बाद एक ही जगह पे है, ये आपका उत्तर है यार, लगभग। अब एक तो सीधे सीधे कैलकुलेशन था, इसीलिए लगभग कह दिया। आप देख सकते हैं कि आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छा अभ्यास आपका हो जाएगा। हम लगातार आपके पास आ रहे हैं सवालों को लेकर के, आपको चाहिए कि अभ्यास करना शुरू करें। ठीक है, मिलते हैं कल अगले एपिसोड के साथ।